नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर आई लेटेस्ट मूवी को जिसका नाम है ट्रैश। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कोस्टल टाउन से जिसका नाम है हार्बर्स एज, जहाँ पर तूफान आना एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन इस बार मौसम शुरू से ही काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। सुबह होने से पहले ही आसमान पूरा डार्क हो जाता है। हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही होती है कि जैसे कि समुंदर खुद शहर के अंदर घुसने का प्लान बना रहा हो। बारिश लगातार हो रही होती है और पूरा टाउन टेंशन में आ चुका होता है। दोस्तों, यहीं पर हमें एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होता है डकोटा। डकोटा अपने घर में अकेली होती है। उसकी लाइफ पहले से ही काफी ज्यादा मैसी चल रही होती है क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ 3 महीने हो चुके हैं। दोस्तों, तब से वो इस घर में अकेली रह रही होती है और घर का कोना उसकी माँ की याद दिला रहा होता है। किचन की खुशबू, सोफा, फोटो फ्रेम्स, सब कुछ उसे माँ की याद दिलाते हैं, इसीलिए वो घर को छोड़ना ही नहीं चाहती। उसके लिए ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उसकी माँ की ही आखिरी निशानी है। और हम देखते हैं कि डकोटा बस एक सिंपल काम कर रही होती है। वो सुबह सुबह ग्रोसरीज ऑर्डर करने की कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें मंगवा ली जाए जैसे कि मिल्क, ब्रेड और बैटरीज, लेकिन स्टोर वाले मना कर देते हैं। कहते हैं कि वेदर काफी ज्यादा खराब हो रहा है और वो जल्दी बंद कर रहे हैं। डकोटा यहीं पर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है, लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखती है तो सीन और भी ज्यादा अजीब और डरावना होता है। दोस्तों, वो देखती है कि पूरा नेबरहुड पैनिक में आ गया होता है। लोग अपनी गाड़ियों में सामान भर भर के वहाँ से भाग रहे होते हैं, बच्चों को बैठा कर जा रहे होते हैं, घर बंद कर रहे होते हैं और हर कोई वहाँ से भागने की तैयारी में लगा हुआ होता है। ये सब देखकर डकोटा का एंजाइटी ट्रिगर होने लगता है। और दोस्तों, वैसे भी डकोटा को काफी सारे पैनिक अटैक्स आते रहते हैं और उसकी माँ के गुजरने के बाद ये सारी चीजें उसके साथ और भी ज्यादा होने लगी है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। वो कॉल होता है उसके अंकल का जिसका नाम होता है डेल। डेल मरीन बायोलॉजिस्ट है और सी स्टॉर्म्स को अच्छी तरह से समझता है। वो डकोटा को सीधा बोलता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। जो तूफान पहले नॉर्मल हरिकेन लग रहा था वो रात भर में कैटेगरी 5 बन गया है और सीधा हार्बर एज की तरफ आ रहा है। डेल उसे तुरंत घर छोड़ने को कहता है। वो कहता है कि वो 2 घंटे में उसे लेने आ जाएगा। डकोटा काफी ज्यादा हेजिटेट करती है। वो घर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो यहाँ से गई तो उसकी माँ की यादें भी पीछे ही छूट जाएगी। डेल उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि यादें घर में नहीं बल्कि उसके अंदर है और सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है बेटा। यहीं पर काफी सारे इमोशनल मूवमेंट होते हैं और आखिर में डकोटा मान जाती है और कहती है कि वो वेट करेगी। यहीं पर कॉल कट होने के बाद डकोटा और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लिविंग रूम में जाकर एक डिजिटल फ्रेम को ऑन करती है जिसमें उसकी माँ के पुराने वीडियोस और फोटोज चल रहे होते हैं। एक बीच का ओल्ड वीडियो चल पड़ता है जहाँ पर उसकी माँ काफी ज्यादा खुश लग रही होती है, उसे पानी में बुला रही होती है। डकोटा उसे देखकर टूट भी जाती है। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से रो रही होती है, सिर्फ माँ को याद करके नहीं बल्कि इसीलिए भी क्योंकि वो काफी टाइम से सब कुछ अकेले ही हैंडल करते करते काफी ज्यादा थक चुकी है। कुछ देर बाद वो डिसाइड करती है कि स्टोर तक चलकर जाना चाहिए। वो सोचती कि शायद अभी टाइम है, तो वो एक रेनकोट को पहनती है और फ्लैश लाइट ले लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। बाहर का सीन और भी ज्यादा डरावना होता है। दोस्तों, हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही होती है कि सीधा चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। बारिश चेहरे पर पड़कर चुभने लग जाती है। रोड्स पर डस्टबिन उड़ रहे होते हैं, पेड़ों की ब्रांचेस टूटकर गिर रही होती है और लोग भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़की कुछ ही कदम आगे बढ़ रही होती है और उसका पड़ोसी मिस्टर हेल्पन उससे देख लेता है। वो प्यार से उसे रोक कर बात करने लगता है। काफी टाइम बाद डकोटा को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसकी माँ का जिक्र करने लगता है और सिंपैथी देता है और कहता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी और उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा उसे अफसोस हो चुका है। बस यही लाइन डकोटा को तोड़ देती है। वैसे ही वो अंदर से काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती है दोस्तों। और इसी बीच माँ का जिक्र सुनकर उसको पैनिक अटैक आ जाता है। उसकी सांस काफी ज्यादा तेज होने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेस्ट टाइट हो जाती है और वो बोल ही नहीं पाती। बस बिना जवाब दिए ही वापस घर की तरफ लौट जाती है और किसी तरह वो घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद करती है और वो दरवाजे के साथ लगकर खड़ी होकर सांस लेने की कोशिश करती है और सब चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है दोस्तों और हर जगह अंधेरा होने लगता है। फ्रिज की आवाज बंद हो जाती है, पंखे की आवाज भी बंद हो जाती है। सिर्फ बाहर तूफान यानी स्टॉर्म का शोर पूरी तरह से चल रहा होता है और ये अजीब सा साइलेंस डकोटा को और भी ज्यादा डराने लग जाता है। वो धीरे धीरे से फ्रंट विंडो के पास चली जाती है और बाहर देखती है और जो वो देखती है उसके पैरों की तरह जमीन खिसकने लग जाती है क्योंकि टाउन के अंदर जो सी वॉल बनी हुई होती है उसके पास पानी का एक बड़ा डार्क वॉल जैसा मास उठता हुआ दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद वो कुछ धुंध है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो समंदर का पानी है। वो एक जायंट
जायंट वेव है। पानी की वो दीवार सीधा टाउन की तरफ आ रही होती है और सी वॉल उस फोर्स को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो वॉल टूट जाती है। यहीं पर कंक्रीट उड़ जाता है, बैरियर्स टूट जाते हैं, पूरा समंदर शहर के अंदर घुस पड़ता है। उस लड़की के पास कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता। वो स्टेयर्स की तरफ भागती है और बाहर गाड़ियां क्रैश कर रही होती है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, शीशे टूट रहे होते हैं और अगले ही सेकंड्स पानी उनके घर तक टकराने लग जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेव फ्रंट विंडोज को तोड़कर अंदर घुस जाती है। लिविंग रूम में सब सामान हवा में उड़ जाता है, सोफा, टेबल, चेयर्स सब पानी में तैरने लगते हैं। यहीं पर डकोटा करंट के साथ जोर से पीछे फेंकी जाती है और वॉल से टकरा जाती है। पानी के बावजूद भी वो किसी तरह से स्टेयर्स की रेलिंग पकड़ लेती है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा और डेंजरस होता है और करंट उसे खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ने लगती है। काफी स्ट्रगल के बाद वो ऊपर वाली फ्लोर तक पहुंच जाती है और नीचे का पूरा घर अब पानी में डूब चुका होता है। डकोटा थक कर फ्लोर पर बैठ जाती है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं और उसकी बॉडी भी कांप रही होती है और उसकी सांस भी फूल रही होती है। तभी उसका फोन बज जाता है। वो कॉल होता है डेल का। डकोटा रोती हुई बोलती है कि पानी घर के अंदर तक आ चुका है। डेल उसे तुरंत बोलता है कि जितना ऊपर जा सकती हो उतना ऊपर जाओ और रूफ तक भी जाना पड़े तो जाओ। वो प्रॉमिस करता है कि वो आ रहा है, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार सच्चा डर सुनाई देता है दोस्तों। और कॉल कट होने के बाद डकोटा अंधेरे वाले घर में अकेली बैठी हुई होती है। बाहर काफी सारा तूफान, फ्लड दोनों तबाही मचा रहे होते हैं। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक औरत की होती है जो चीख रही होती है। पहले तो डकोटा को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुना, लेकिन फिर आवाज दोबारा से आती है और वो ज्यादा डेस्परेट आवाज होती है। डकोटा धीरे से टूटी हुई विंडो तक जाती है और बाहर पूरा स्ट्रीट अब रिवर बन चुका होता है दोस्तों। कार्स तैर रही होती है और फर्नीचर बह रहा होता है, पोल्स टूट चुके होते हैं और तब उसे चीख की डायरेक्शन दिखाई देती है और वो देखती है कि एक गाड़ी फ्लड वाटर में आधी डूबी हुई है जो एक बड़े पेड़ की ब्रांच से टकराकर फंस गई है और कार के अंदर एक प्रेग्नेंट वुमन फंसी होती है और वो लकड़ी की ब्रांच गाड़ी के अंदर घुस रखी होती है, जहाँ पर पानी धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भर रहा होता है। और वो औरत ऊपर देखकर डकोटा को देखती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। डकोटा का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन शौक यहीं पर खत्म नहीं होता। उसे नीचे पानी में कुछ मूव करता हुआ दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि कोई लड़की है, पर फिर एक फिन पानी के ऊपर आता है और वो होती है एक शार्क। और डकोटा यहीं पर समझ आती है कि असली नाइटमेयर तो अब शुरू होने वाला है। तो अब डकोटा के सामने सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला होता है दोस्तों। ऊपर से एक तूफान, नीचे फ्लड और सामने प्रेग्नेंट औरत जो गाड़ी में फंसी हुई है और पानी के अंदर काफी सारी शार्क्स घूम रही होती है। और कुछ सेकंड्स के लिए वो लड़की जम जाती है, उससे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो औरत दोबारा से हेल्प के लिए चिल्लाती है और उसकी आवाज डकोटा को रियलिटी में वापस खींच लेती है। डकोटा जोर जोर से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। औरत बताती है कि उसका नाम लिसा है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेबर शुरू हो चुका है और अब ब्रांच की वजह से गाड़ी के बाहर नहीं निकल पा रही। पानी और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है दोस्तों और डकोटा नीचे देखती है और क्लियरली शार्क्स के फिन्स देख लेती है। डकोटा का पहला रिएक्शन डर होता है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। जो लड़की थोड़ी देर पहले पड़ोसी से बात करके पैनिक अटैक में चली गई थी, उसको भी शार्क्स के बीच जंप करने में भी काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन फिर लिसा एक लाइन कहती है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती है कि वो अपने बेबी को बिना दुनिया देखे मरने नहीं देगी। ये सुनकर डकोटा को अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने आज डर के चलते कुछ नहीं किया तो वो बस फिर से एक जिंदगी को दोबारा खो देगी और खुद को माफ नहीं कर पाएगी। बस इसी मोमेंट पर वो डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो वो लिसा को बचाएगी और उसकी जान बचाएगी, उसके साथ उसके बच्चे को भी। यहीं पर डकोटा तुरंत घर के अंदर दौड़ती है और जो मिलता है वो जमा करना शुरू कर देती है। उसे एक शार्प किचन नाइफ मिलती है। फ्लैशलाइट और पर्दे को बांधकर वो एक रोप जैसा जुगाड़ बनाकर टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलती है और बचे हुए रूफ पर पैर रखकर नीचे उतरने की कोशिश करती है। बारिश और हवा भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और एक गलत कदम उसे सीधा मौत की ओर ले जा सकता है और सीधा पानी में शार्क्स के पास पहुंचा सकता है। डकोटा धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ती है। एक फ्लोटिंग शेड उसके पास आ जाता है तो वो उस पे जंप करती है। फिर टूटी हुई फेंसेस, फर्नीचर और रेलिंग का यूज करके स्टेप बाय स्टेप लीजा की गाड़ी तक पहुंच जाती है। हर सेकंड उसके दिल को एक फास्ट बीट दे रहा होता है। हर स्प्लैश पर लगता है कि शार्क अटैक कर देगी और एक बार वो स्लिप भी कर जाती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर वो संभल जाती है। फाइनली वो लीजा तक पहुंच जाती है। गाड़ी के पास से और भी ज्यादा सब कुछ खराब लग रहा होता है क्योंकि पानी अंदर ही अंदर भर रहा होता है और लीजा पानी में होती है। डकोटा बोनट पर चढ़कर चाकू से उस पेड़ के तनों को काटना शुरू करती है। लीजा काम करते हुए बताती है कि वो एक वेट है। वो हल्का सा जोक करना शुरू करती है कि उसने एनिमल्स की डिलीवरी तक करवाई है, लेकिन खुद का बेबी ऐसे फ्लड में हो
होगा कभी सोचा ही नहीं था। इतनी टेंशन में भी वो लड़की हल्का सा स्माइल कर देती है और दोनों को थोड़ी हिम्मत मिलती है दोस्तों। और काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद डकोटा ब्रांच काट देती है और लीजा को फ्री कर देती है और दोनों मिलकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फ्लोटिंग फर्नीचर का सहारा लेकर वापस डकोटा के घर तक पहुंच जाते हैं। शार्क्स आसपास घूम रही होती है लेकिन किसी न किसी तरह से वो बच जाते हैं। घर के ऊपर वाले फ्लोर में पहुंचकर दोनों थक कर गिर जाते हैं और डकोटा कांप रही होती है, लेकिन उसे पहली बार लगता है कि वो सिर्फ वीक नहीं, वो किसी और के लिए स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लीजा यहीं पर उसे थैंक यू कहती है लेकिन उसका लेबर पेन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो क्लियरली बोल देती है कि बेबी जल्दी ही आने वाला है। यहीं पर डकोटा फिर से शॉक हो जाती है, उसको डिलीवरी का कुछ आइडिया होता ही नहीं। लेकिन लीजा कहती है कि पहले रूफ पर जाके सिग्नल दो और वो लड़की अटिक के थ्रू रूफ पर चढ़ जाती है। बेडशीट और पर्दों को बांध कर वो सिग्नल बनाती है और लिखती है हेल्प और एक फ्लैशलाइट ब्लिंक करना शुरू करती है ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। दूसरी तरफ डेल रेस्क्यू टीम के साथ फ्लडेड टाउन में घुस रहा होता है। वो पहले से ही टेंशन में होता है क्योंकि डकोटा डेंजर में होती है। साथ ही उसे एक और डर सताता है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही टीम ने शोर के पास यूजुअल बुल शार्क्स देखे थे और अब फ्लड काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो शार्क्स भी अंदर ही अंदर आ चुकी होगी। रेस्क्यू के दौरान डेल को भी हर जगह तबाही दिखाई देती है, डूबती हुई गाड़ी, मरते हुए जानवर, काफी सारा खून से मिला हुआ पानी जो सबको वार्न करता है कि शार्क्स मर्की पानी में और भी ज्यादा डेंजरस होती है। और सबसे बड़ा डर तो उसे एक और चीज का होता है क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रेग्नेंट ग्रेट व्हाइट शार्क जिसे वो काफी सालों से ट्रैक कर रहा था वो तूफान के बीच पहले रडार से गायब हो गई थी। और इधर घर में लीजा का वाटर ब्रेक हो जाता है। डकोटा पैनिक करने लगती है क्योंकि पानी लीक करना शुरू होता है लेकिन लीजा उसको शांत करना शुरू करती है। डकोटा टावल्स, ब्लैंकेट, कैंडल्स और जो क्लीन करने वाली चीजें मिल सकती है वो सब कुछ लाती है और थोड़ी देर के लिए स्टॉर्म हल्का होता है लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी बढ़ने लगता है और घर के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाता है और घर अंदर से टूटने भी लग जाता है। दीवारें टूट रही होती है क्योंकि घर लकड़ी का होता है और उस लड़की को फील होता है कि घर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। लीजा बेड पर पेन में होती है और डकोटा उसके पास उसका साथ दे रही होती है और लीजा पूछती है कि क्या कभी डिलीवरी देखी है। इसी छोटी सी बात से दोनों का डर थोड़ा सा हल्का होने लगता है और यहीं पर रात बढ़ने लग जाती है, टेंशन बढ़ती है। फिर अचानक से एक जोर का क्रैश होता है दोस्तों और एक बड़ा सा पेड़ घर की तरफ टकरा जाता है और पूरा घर हिलने लगता है और फिर फ्लोर टूट भी जाता है। डकोटा और लीजा दोनों सीधा फ्रीजिंग फ्लड वाटर में गिर जाते हैं। डकोटा मुश्किल से ऊपर आती है और लीजा को ढूंढना शुरू करती है और हर जगह टूटा हुआ फर्नीचर तैर रहा होता है। उसे लीजा दिख जाती है जो एक फ्लोटिंग कैबिनेट पर पकड़कर किसी तरह से बची हुई होती है और उसी वक्त उसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाती है। यहीं पर वो लड़की उसकी तरफ तैरते हुए जाती है लेकिन तभी एक शार्क उसके पास आ जाती है। डकोटा पास के फ्लोटिंग वुड को पकड़कर पानी पर जोर जोर से मारना शुरू करती है ताकि शार्क डिस्ट्रैक्ट हो सके। इसी बीच लीजा का बेबी जन्म ले लेता है और वो पानी के अंदर ही बेबी को डिलीवर कर देती है और सबसे पहले बेबी की रोने की आवाज आती है इतनी कि उसके बीच वो आवाज एक मिरेकल जैसी लगती है दोस्तों और डकोटा तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। तभी एक और शार्क अटैक करने लगता है और डकोटा को एक फ्लोटिंग क्रॉसबो मिल जाता है और वो उसे चलाना नहीं आता लेकिन वो फिर से हिम्मत करती है और शार्क अटैक करती है और डकोटा एरो चला देती है और एरो सीधा शार्क के सिर पर लगता है और वो वहीं पर डर कर भाग जाती है। तभी दूर से रेस्क्यू बोट्स की लाइट्स भी दिखाई देती है दोस्तों और डेल पहुंच चुका होता है और डकोटा चिल्लाती है। डेल उसे देख लेता है और बोट लेकर वापस आता है। वो पानी में इलेक्ट्रिक डेटरेंट डिवाइस छोड़ देता है जिससे शार्क्स दूर चली जाती है। फिर वो डकोटा, लीजा और बेबी को सेफली बोट में चढ़ा देता है और बोट में आते ही डकोटा टूटकर रो पड़ती है। डेल को हक करना शुरू करती है। डेल उसे बोलता है कि उसने कर दिखाया, वो सिर्फ बची नहीं उसने दूसरों को भी बचाया। और लीजा अपने प्यारे से बच्चे को गोद में लेकर रोती हुई हंसती है, रोती भी है और हंसती भी है। वो अपनी माँ को कॉल करके सिर्फ इतना बोलती है कि वो आ गया। और सुबह सुबह होते हुए ये आंधी तूफान खत्म हो जाता है और टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है दोस्तों, लेकिन आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा होता है और डकोटा रेस्क्यू बोट में ब्लैंकेट ओढ़े हुए सनराइज देख लेती है। उसे फाइनली समझ आ जाता है कि घर सिर्फ दीवारें नहीं होती बल्कि घर एक फैमिली होती है। घर वो लोग होते हैं जो हमारे दिल के पास रहते हैं। डेल उसे कहता है कि उसकी माँ आज उस पर बहुत ज्यादा नाज करती है और बहुत टाइम बाद पहली बार डकोटा को लगता है कि शायद वो सच कह रहा है। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।